कौन है देश में कोचिंग वाले शहर में होती इन मौतों का जिम्मेदार? एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें जो हृदय को विचलित कर देती हैं। देश के उन मेधावी बच्चों की मौतों का जिम्मेदार इस कोचिंग वाले शहर में कौन है? क्या कोचिंग जिम्मेदार है? माहौल जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है? या फिर हम माता पिता? कौन है जिम्मेदार? आइए करते हैं आज इसकी पड़ताल। मैं सुधीर तोमर आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल सुधीर तोमर अजमेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी वीडियो सीरीज कोचिंग वाला शहर के भाग 1, 2 और 3 को आप द्वारा जिस स्तर पर सराहा गया है, जिस स्तर पर आपने उसे लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और फिर एक वादा करता हूं, मेरे वीडियोस हमेशा ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर ही आधारित होंगे। मैं राजनीति से वास्ता नहीं रखता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सामाजिक चेतना जागृत करना है, बच्चों की शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों तक ले जाना है और जिसमें माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, समाज सब अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके, इसी हेतु मैं निरंतर प्रयासरत हूं। तो आज इस वीडियो सीरीज के, जिसका नाम कोचिंग वाला शहर है, उसके अंतिम और चौथे भाग में मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हम कक्षा 10 पास कर लेने के बाद अपने मेधावी बच्चों को कोचिंग वाला शहर में ले जाकर देश के सबसे अच्छे नामी कोचिंग संस्थानों में उनका एडमिशन नीट अथवा जेईई पास कर लेने के लिए करवाते हैं, तो हम चयन करने के पश्चात कोचिंग का उस बच्चे के वहाँ रहने के लिए एक अच्छी पीजी की तलाश करते हैं। पीजी न भी अच्छी लगे, बच्चा हॉस्टल पसंद करता हो तो उसे हॉस्टल दिलवाते हैं और उसको सेटल करके सब सामान दिलवा करके अपने अपने शहरों की तरफ, अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब शुरुआत बड़ी ही अच्छी होती है। बच्चा जिसे हमने चलते समय अनेक मोटिवेटिंग बातें दी थी, प्रेरणा दी थी, हिम्मत दी थी, अकेले रहकर इस सफलता के युद्ध को जीतने के लिए आत्मबल देने का प्रयास किया था, वह अपने आत्मबल के साथ अपनी क्लासेस को शुरू करता है। सब कुछ उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगता है। धीरे धीरे वह प्रश्न भी पूछता है और उसको तत्काल उत्तर भी मिलते हैं। वो रोज़ हमें रात को बताता है, हम अपनी जिज्ञासावश उससे पूछते हैं, कैसी रही आज की क्लास, कैसा रहा आज का दिन। वो बताता है कि जितनी भी क्लास हुई सब में बहुत मन लगा और जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने के लिए मिलती है, मैं लगभग सारी कर लेता हूँ। जो कुछ नहीं भी आती, वो अगले दिन डाउट क्लियरिंग सेशन के दौरान पूरी हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। हम बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे बधाई देते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहते हैं। ये प्रक्रिया लगभग शुरुआती 3, 4, 5 महीनों तक चलती है और इसी प्रक्रिया में आने लगता है अब नवंबर और दिसंबर का समय। वो निर्णय लेता है कि मैं दिवाली पर इस बार घर नहीं आऊँगा। हम भी कहते हैं कि बेटा एक दिन के लिए हम ही आपके पास आएंगे, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। और हम जाकर उससे मिल के आते हैं। उसके लिए माँ मिठाई, लड्डू बना के लेके जाती है, पिता अनेकों आशीष देते हैं, उसको जो वो चाहे वो ले ले, इसके लिए उससे अनुरोध करते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। तो हमारे अंदर एक आत्मिक सुख और संतुष्टि का भाव जागृत होता है। असली भंवरजाल कोचिंग का शुरू होता है अब दिवाली के बाद। पढ़ाई में कठिनाई का स्तर बढ़ने लगता है। कोचिंग में अध्यापकों का आवागमन, रीशफलिंग स्टार्ट हो जाती है।
एक टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाता था वो बदल जाता है और अब दूसरा पढ़ाने लगता है। जो पढ़ाया जा रहा है उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है और वो समझ में कम आने लगता है। अब डाउट क्लियरिंग सेशन पर बहुत बच्चों के उद्देश्य और उनके हल नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में डीपीपी का स्तर बढ़ता जाता है। बच्चा जो शुरू में सारी डीपीपी पूरी तरह सॉल्व कर लेता था, वो अब पूरी डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाता है। अकेला अपने कमरे में या पीजी में या हॉस्टल में वो दिन रात मेहनत करता है और कोशिश करता है। अब वो कम सोने लगा है क्योंकि उसे ज़्यादा पढ़ना है। सोने के टाइम में कटौती कर दी, खाने की मात्रा में कटौती कर दी कि नींद अतिरिक्त ना आ जाए। ऐसी स्थिति में भी वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। अपनी प्रगति को जितना वो अपेक्षित है उतना पा नहीं पा रहा है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है। जनवरी का महीना आया। वो दोस्तों के साथ जो 10वीं क्लास तक खेलता था, कूदता था, आपस में अपनी बातें साझा कर लेता था, ऐसा कोई दोस्त उसके पास नहीं है। बढ़ता दबाव, दोस्तों का अभाव, इन सब परिस्थितियों के बीच में अब उसके पास 2 ही रास्ते बचे हैं। वो अपने दोस्तों की ऐसे की तलाश करने लगता है जो उस जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हों। और ऐसी स्थिति का फ़र्क ये पड़ता है कि ये सारे वो बच्चे जो अपनी समस्याओं, अपने दबाव पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। कभी ये कोचिंगों को गाली देते हैं, कभी ये अपनी समस्याओं को लेकर, दबाव को लेकर साझा अपनी बातें करते हैं। और इसी का परिणाम ये होता है कि अगली क्लास में जब उन्हें पता है कि कल जाएंगे क्लास में और हमें कुछ नहीं आ रहा है, पिछली क्लास ही समझ में नहीं आई, तो ऐसा करते नहीं जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों का एक गुट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो क्लासेस को मिस करने लगते हैं, बंक मारने लगते हैं। और जब वो बंक मारने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें से कुछ बच्चे जो अन्य दुर्व्यसनों का शिकार होते हैं, नशे आदि में लिप्त होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमारा बच्चा बहुत रिजर्व नेचर का है, बहुत मेधावी है, हाईली सेंसिटिव है, तो वो अपने कमरे में कैद होने लगता है। अब जब हम रात को उससे पूछते हैं, बेटा दिन कैसा रहा, वो कहता पापा अभी बहुत बिजी हूँ, अभी मैं बहुत मेरा काम बाकी है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। हमसे धीरे धीरे बातें करने से जी चुराने लगता है। जब वो जी चुराने लगता है तो हम भी समझते हैं कि काम का दबाव है, इसलिए वो हम उससे इतना कह के बेटे खाने पीने का ध्यान रखना और लगा रहे, शाबाश, अपनी बात खत्म करते हैं। लेकिन वो बच्चा मानसिक दबाव में और घिरता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह कमरे में एकांत में बैठने लगता है। और वो जब कमरे में एकांत में बैठने लगता है तो समस्या हल तो होती नहीं है, हाँ, दबाव अतिरिक्त होने लगता है। धीरे धीरे एकांत उसे काटने को दौड़ता है। ये दीवारें जिन्हें वो घूरता रहता है, ये उसे डराने लगती हैं और वो रोने लगता है अकेला। कोई उसे छुपाने वाला नहीं, कोई उसके कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। ऐसे समय में जब उसे किसी अच्छे गुरु की, किसी अच्छे काउंसलर की या माता पिता की ज़रूरत है, उसके चारों तरफ कोई नहीं है। कोचिंगों में जो काउंसलर्स हैं वो ज़्यादातर परिपक्व नहीं हैं और ऐसे दबावों से शायद वो खुद ही कभी दो चार नहीं हुए, तो वो इन दबावों पर नियंत्रण पा सकने के लिए बच्चों को प्रेरित कर पाने में सक्षम सिद्ध नहीं होते। तो अब बच्चा क्या करे? वो धीरे धीरे कमरे में छुप के, दीवारों में, किताबों में मुंह डाल के रोना शुरू कर देता है। और ये रोने की जो प्रक्रिया है उसे मानसिक अवसाद की ओर ले जाती है। ये मानसिक अवसाद कम नहीं होता हमारे द्वारा फ़ोन पर बात किए जाने पर, क्योंकि वो अक्सर उसे छुपाने का प्रयास करता है, क्लासेस में जाने पर, क्योंकि वहाँ उसको कोई हल नहीं मिलता। ये मानसिक अवसाद बढ़ता जाता है और ये वही मानसिक अवसाद है जिसका शिकार हो मेरे कोचिंग वाले शहर में बच्चे निरंतर आत्महत्या की ओर प्रेरित होते जा रहे हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर आप मीडिया में हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, तो मालूम है आपको
कितनी बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं मेरे कोचिंग वाले शहर में। आप सौभाग्यशाली हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे बच्चों के साथ ये परिस्थिति नहीं है, लेकिन सब सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन गलती क्या है? वो एक मेधावी बच्चा था जिसने आत्महत्या की। क्या गलती थी उसकी? कल किसकी गलती है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या गलती कोचिंग संस्थानों की है? क्या गलती कोचिंग विधियों की है जिसके द्वारा वो शिक्षण करा रहे हैं? या गलती शिक्षा बोर्ड की है जिसने इस तरह की डमी स्कूली व्यवस्था का पोषण कर रहा है? या गलती हम सब अभिभावकों की है जो अतिरिक्त यकीन कर रहे हैं इन कोचिंग संस्थानों पर और इनकी गुणवत्ता पर? किसकी गलती है? यकीन मानिए, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन उत्तर आसान नहीं है। उत्तर आसान नहीं है। तो क्या ये यूं ही चलने दिया जाए? क्या हम सब माता पिता का ये दायित्व तो नहीं है कि इस समस्या का सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयास किया जाए? देश के हर शहर में, हर गांव में इस तरह के माता पिता हैं जिनके बच्चे बाहर दूसरे शहर में, कोचिंग वाले शहरों में कोचिंग कर रहे हैं, उनसे दूर रहकर अपना भविष्य निर्माण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए। लेकिन सब हो नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? सोचिए आप भी, मैंने भी बहुत सोचा और मुझे एक हल मिला है जिसे साझा करने के लिए आपसे मैंने ये वीडियो सीरीज बनाई है। ये सर्वमान्य हल नहीं है। निश्चित रूप से कई हल हो सकते हैं। बात है सामूहिक रूप से सोचे जाने की। पता है ना आपको, नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है और आपको मालूम है उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर की शिक्षा पर क्या प्रावधान किया गया है? स्नातक स्तरीय शिक्षा अब 4 वर्षों की होगी। ऐसे बच्चे जो स्नातक की शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होंगे, वो 1 वर्ष के बाद भी अगर छोड़ते हैं पढ़ाई तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्नातक सर्टिफिकेट। 2 वर्ष बाद यदि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा ग्रेजुएशन का। और 3 वर्ष पश्चात भी बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे जिन्हें उच्च शिक्षा में नहीं जाना है। वो सभी तरह से स्नातक के स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे, सक्षम होंगे। लेकिन यदि कुछ बच्चों को जिन्हें कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, उन्हें 4थे वर्ष पढ़ाई करनी होगी और 4थे वर्ष के बाद ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होगा और वो अब उच्च शिक्षा के लिए, परास्नातक डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे पढ़ सकते हैं। क्या यही मेथड 11वीं और 12वीं की विधा के लिए नहीं लगाया जा सकता? मैं समझता हूं कि इस कोचिंग माफिया को खड़ा करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सोच के देखिए, सिलेबस कक्षा 12 का और कोचिंग परीक्षाओं का, प्रतियोगी परीक्षाओं का एक ही है। अंतर जो है वो डाल दिया गया है परीक्षण की विधियों में। जब सिलेबस 11वीं 12वीं का वही है जिस पर कि कोचिंग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो परीक्षण के तरीके अलग अलग क्यों? सभी शिक्षा बोर्ड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पर बेस्ड हैं, उनकी परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव सिस्टम पर बेस्ड हैं, जबकि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं मल्टीपल चॉइस असेसमेंट पर बेस्ड हैं। ये अंतर क्यों? और इसी अंतर के कारण विवश होकर हमें अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करवाने के लिए उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजना मजबूरी बन गया है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की जो परीक्षण विधि है वह और बोर्ड परीक्षाओं की परीक्षण विधि समान कर दी जाए तो कितना आसान हो जाएगा स्कूलों में रहते हुए बच्चों का अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है?
प्रतियोगी परीक्षाओं का जो चयन प्रक्रिया है वो इस तरह की हो जिसमें प्रश्न उसी प्रकार से आए जिस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। मैं बात डिफिकल्टी लेवल की नहीं कर रहा, मैं बात पैटर्न की कर रहा हूं। पैटर्न वही होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम इस तरह की संरचना कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन लेवल पर बताई, और वो ये हो सकती है कि न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने वाले बच्चे जो कक्षा 11वीं में आकर के 50% के लगभग अंक लाते हैं, 33 से 50%, उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की स्पेसिफाइड ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ये बच्चे अपने कैरियर में आगे बढ़ सके अपनी स्किल के आधार पर, और स्वरोजगार के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। ऐसी ही परिस्थिति में हम 50% से अधिक 70% तक अंक लाने वाले बच्चों के लिए एक विधा तैयार कर सकते हैं कि वे सभी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए अधिकृत हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ऐसे बच्चों से भी चॉइस ली जा सकती है कि जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाएं यथा नीट, जेईई, क्लैट अथवा सीए फाउंडेशन जैसे कोर्सेज में भाग लेना है, उनके लिए क्लास 12th में विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था और विधियां अपना करके गहन अध्ययन कराया जा सकता है। और कितना अच्छा हो जो बोर्ड की परीक्षा हो उसमें 90% या 80 भी हो सकता है, 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चे ही क्लैट, जेईई के लिए अधिकृत हों, सीए फाउंडेशन, नीट, और उनकी मेरिट बोर्ड परीक्षा परिणाम पर ही आधारित हो। इससे बच्चों पर दबाव के अतिरिक्त बढ़ते स्तर को बहुत न्यून किया जाएगा। स्कूलों की शिक्षा की जो 11वीं 12वीं की जो डमी सिस्टम डेवलप हो रहा है उस पर अतिक्रमण हो जाएगा, उसे हम पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसके साथ साथ वो कोचिंग माफिया जो हमारे बच्चों को निरंतर खाता जा रहा है उससे मुक्ति मिल सकेगी। हजारों पेरेंट्स, लाखों पेरेंट्स जो लाखों रुपए अपने बच्चों को 11वीं 12वीं में कोचिंग दिलाने पर खर्च कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिल सकेगी। तो क्या अच्छा हो कि कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं हों उसका एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर तैयार किया जाए पूरे देश लेवल पर, क्योंकि बोर्ड अलग अलग हैं। तो सभी बोर्ड, जैसे आप जानते हैं, मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल तक CUET से पहले तक मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होता था सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और मेरिट बनाते समय दिल्ली के अंदर जैसे एग्जाम्पल लूं तो वहां सभी राज्यों के बच्चे आते थे एडमिशन लेने। सभी राज्यों में अलग अलग बोर्ड हैं, तो उन सब बोर्डों की जो कॉमन मेरिट बनाई जाती थी वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बनाई जाती थी, और इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से सभी बोर्डों के स्कोर्स को कॉमन मेरिट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरीके से नीट की मेरिट बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए और सभी बोर्डों की एक कॉमन मेरिट लिस्ट बने, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी राज्यों का अपना कोटा जैसा कि आज है 85% रहे और 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट हो। तो नीट की मेरिट आराम से बनेगी, बच्चों पर अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा, बच्चे अच्छी तरीके से स्कूलों में अपने व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहायक होंगे और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में पारंगत हो। और सिर्फ प्रोसेस के बदलाव से, परीक्षण के तरीकों के बदलाव से हम एक बहुत बड़ी कुव्यवस्था जो हमारे बच्चों को आज कोचिंग के नाम पर खाए जात है उससे निजात पा सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज जितना महंगाई खा रही है उससे ज्यादा ये कोचिंग डायन खाए जात है तो अतिशयोक्ति ना होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैंने उदाहरण के लिए सिर्फ एक तरीका सुझाया है
और इसे सुझाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, गुरुजन साथ आएं और इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। और गंभीरता से विचार करने के बाद अनेकों समाधान सामने आएंगे और उन समाधान को हम सर्वमान्य समाधान को स्वीकार करके सरकार पर दबाव बनाएं, कोचिंग व्यवसाय के नाम पर कोचिंग माफिया में बदल चुके इन संस्थानों से अपने बच्चों को बचाने का। धन्यवाद। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर मेरे विचार आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, विचार योग्य हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार दें, कमेंट करें, लाइक करें और उसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस विषय पर प्रभावी कदम उठाने में सहायक सिद्ध हों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कौन है देश में, कोचिंग वाले शहर में होती इन मौतों का जिम्मेदार? एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें जो हृदय को विचलित कर देती हैं।